जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों शरणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में। आप सभी के सामने हम लाइव हैं। आज का सेशन पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का पार्ट नंबर 2 है। अभी जो हमारी क्लासेस जो है, कॉन्सेप्ट वाली जो क्लासेस हैं, उनका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है। और वो ड्यूरेशन कम होने की वजह से, क्योंकि एयरफोर्स की क्लासेस चल रही है, 3-3 4-4 घंटे क्लासेस आ रही है, तो वो अभी आपकी 2-3 दिन क्लासेस और चलेगी, क्योंकि 22 मार्च को उनका एग्जाम है। और अभी 3 दिन क्लासेस उनकी ओर चलेगी, है ना। फिर बाद में जो प्लान होगा वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आप ये टेंशन ना लें कि सर हमारी जो क्लासेस है वो तो ज्यादा हो ही नहीं पा रही है, हमारी प्रैक्टिस टाइम पे नहीं हो पा रही है। प्रैक्टिस तो वैसे मिक्स प्रैक्टिस की क्लास तो आपकी रनिंग में है ही है, तो उससे तो खैर डरने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी की जो क्लासेस, कुछ क्लासेस एयरफोर्स के चक्कर में जो आपकी थोड़ा सा कम टाइम आपको दिया गया है, तो उसकी भरपाई हम कर लेंगे। उसकी तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हमें कम टाइम दिया है। जैसे एयरफोर्स का टाइम हमने बढ़ाया है, सेम वैसे ही एनडी वाली जो क्लासेस है, क्योंकि उसके बाद में तो आपकी ही क्लासेस के लिए टाइम दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल जो टाइम है आपके पास, जो टाइम आपको मिल रहा है, वो सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा कन्वर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करिए। ठीक है भाई। चलो, मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में हमारे जो भी सोल्जर्स क्लास में आ चुके हैं, कमेंट में एक बार आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। जो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के अंदर जो पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, वो पार्ट है जियोमेट्रिकल पॉइंट्स, है ना। जियोमेट्रिकल पॉइंट्स के लिए बात करेंगे। एक इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है, जैसे मैंने फोर्थ वर्टेक्स ऑफ आपको बताया है, फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम बताया है, सेम इसी तरीके से, इसी तर्ज के ऊपर एक हमारे पास आता है थर्ड वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप हेडिंग डालो जरा, पहले ये लिख लो, थर्ड वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। तो अगर हमें कोई भी समबाहु त्रिभुज दे रखा हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा हो, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का यदि हमें थर्ड वर्टेक्स निकालना हो, तो वो थर्ड वर्टेक्स किस तरीके से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, किस तरीके से हम थर्ड वर्टेक्स को काउंट करेंगे, वो जरा आप लोग देखना, है ना, किस तरीके से थर्ड वर्टेक्स को काउंट करते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसके अंदर आपको एक वर्टेक्स तो दे रखा है x1, y1, दूसरा जो वर्टेक्स आपको दे रखा है वो दे रखा है x2, y2, और अगर आपको निकालना है थर्ड वर्टेक्स, दो वर्टेक्स देकर अगर आपको तीसरा वर्टेक्स अगर पूछ लिया जाए, तो तीसरा जो वर्टेक्स है वो होगा आपके पास x1 प्लस का x2 प्लस √3, ये होगा y2 माइनस का y1 और अपॉन होगा 2 होगा, ठीक है जी। और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो होगा हमारे पास y1 प्लस का y2 माइनस का √3 और x2 माइनस का x1 और अपॉन हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स। यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे अगर आप माइनस यूज करते हो तो यहाँ पर प्लस आएगा। ये होगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं और तीसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो तीसरे के कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकालेंगे। इसका शायद प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, तो वो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन ये देख लो आप एक बार। आपको दे रखा है समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष दे रखे हैं, 0,0 एंड 2,2 दे रखा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा रेशनल होगा, कौन सा इरेशनल होगा, है ना। थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करने हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग जरा समझिए। आपको दे रखा है एक कोऑर्डिनेट तो दे रखा है 0,0, ये वाला कोऑर्डिनेट है आपके पास 0,0, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके पास 2,2। आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है, तो थर्ड वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला लगाओ, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 आएगा हमारे पास 2 प्लस √3 y2 माइनस y1 और अपॉन हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही y1 प्लस y2 करोगे, y1 प्लस y2 करोगे तो 2 माइनस का √3 x2 माइनस x1 अगर आप करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 0 और अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, सॉरी कैंसिल करके सोल्व करेंगे, तो एक तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का √3 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का √3। या तो ये हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आ जाए, मतलब 1 माइनस का √3 कोमा 1 प्लस का √3 ये हमारे पास होगा। आपको बोला है तीसरे शीर्ष में कम से कम एक निर्देशांक इरेशनल है। हाँ जी, दोनों के दोनों ही इरेशनल है। तो अच्छा, आपको बोला है कि इसका जो एरिया है वो इरेशनल होगा। एरिया निकालने के लिए हम साइड की लेंथ निकाल लेते हैं। अगर आप इस साइड की लेंथ निकालोगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2√2 आएगी। साइड की लेंथ हमें पता चल गई। तो ऐसे केस में यदि हम एरिया काउंट करना चाहें, एरिया,
तो वो होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होगा। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होगा। तो √3/4 और साइड कितनी है हमारे पास 2√2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। ये से कैंसिल, तो राइट हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ये भी क्या है, इरेशनल है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। हाँ जी, जय हिंद, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ठीक है, समझ गए। हाँ जी, तो ध्यान रखना थर्ड वर्टेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑलमोस्ट 2 टाइम पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। अगर कोई बच्चा हमारे साथ में जुड़कर ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहता है, एनडीए की, एयरफोर्स की, नेवी की, आईसीजी की, इनकी प्रिपरेशन अगर ऑफलाइन करना चाहता है, या फिर आपका कोई रिलेटिव अब अगर प्लान कर रहा हो, क्योंकि अभी 12th का एग्जाम लगा ही है, और 12th का एग्जाम लगने के बाद में बच्चा ट्राई करता है कि हाँ हमें कोई बढ़िया ऑफलाइन इंस्टीट्यूट मिल जाए या फिर हमें कोई बढ़िया ऑनलाइन एजुकेशन मिल जाए, ठीक है। तो ऑनलाइन तो खैर आपका चल ही रहा है, बाकी ऑफलाइन जिसके अंदर आपके डाउट जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से और क्लियर हो सकते हैं, अलग से डाउट काउंटर वगैरह की फैसिलिटीज वगैरह होती है, एंड एक सिस्टमेटिक शेड्यूल आपको दिया जाता है, सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा आपको मोटिवेट किया जाता है। वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। देहरादून कैडेट डिफेंस एकेडमी है, और यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, मैथ्स में ही पढ़ाऊंगा इसके अंदर। अच्छा, इसमें 2 टाइप के बैचेज हैं। एक है एनडीए फाउंडेशन का बैच है। अगर कोई बच्चा या आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई दोस्त अगर 10th पास के बाद में अगर सोच रहा है कि एनडीए की प्रिपरेशन मुझे करनी है, तो उस बच्चों के लिए है 10th फाउंडेशन। 10th के बाद में एनडीए फाउंडेशन कोर्सेज है, जहां पर वो बच्चा बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी और उसी के साथ में एनडीए की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकता है। मतलब सोचो, वो बच्चा जब 12th में आएगा और आप जिस लेवल पर पढ़ रहे हो वो बच्चा 11th से पढ़ता हुआ आएगा, तो फिर वो किस तरीके से बवाल मचाएगा, है ना। 12th के साथ में सिलेक्शन लेकर जाएगा वो बच्चा, तो बोर्ड के एग्जाम में भी वो बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन वो 11th के साथ में करेगा, 12th के साथ में करेगा, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेगा। सोचो 2 साल में किस लेवल से वो प्रिपरेशन कर पाएगा, है ना। सारे सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो उसको बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरा जो बैच है वो टारगेट बैच है। ये जो टारगेट बैच है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको और कोई इंक्वायरी करनी हो इसकी, तो आप ये जो नंबर है, इन नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो जाएगा, ऑफलाइन बैच। आप में से कोई बच्चा जुड़ना चाहता है, जुड़ सकता है, ठीक है। क्या ऑनलाइन तो रहेगा ही? अरे ऑनलाइन तो चल ही रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन तो खैर चल ही रहा है, बाकी ऑफलाइन आपका जो बैच है वो 15 से स्टार्ट होगा। कोई बच्चे की इच्छा है कि मैं तो ऑफलाइन ही करनी है, तो वो ऑफलाइन आ सकता है, ठीक है भाइयों। चलो जी, चलते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल पॉइंट्स की। जियोमेट्रिकल पॉइंट्स, जियोमेट्रिकल पॉइंट्स, कोई भी ट्राइंगल के रिगार्डिंग जियोमेट्रिकल पॉइंट्स यदि हमें निकालने हो, ज्यामितीय बिंदु निकालने हो, उनके अंदर से पहला जो हमारे पास पॉइंट होता है, पहला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास सेंट्रोइड होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। कोई भी ट्राइंगल का जो केंद्रक होता है वो होता है उसकी मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। मीडियन मतलब इस वाले पॉइंट से हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो सामने वाली साइड को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करें। इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करें। इस पॉइंट से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करें। तो इनको हम क्या बोलते हैं जी? इनको बोला जाता है मीडियन, मतलब माध्यिकाएं। और इन मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ही हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं, इसको ही केंद्रक बोला जाता है। ये सेंट्रोइड जो होता है पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। वर्टेक्स की तरफ वाली जो लेंथ है वो 2 यूनिट होती है, और साइड की तरफ जो लेंथ होती है, भुजा है, इस भुजा की तरफ वाला जो रेशियो है वो 1 रेशियो रहता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेंट्रोइड होता है केंद्रक, वो पूरी साइड, पूरी मीडियन को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। ध्यान रखना इस चीज का। अगर ये वाला पॉइंट हमारे पास ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, और इनके कोऑर्डिनेट आपके पास है x1, y1 है, x2, y2 है, x3, y3 है। अगर ऐसे कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालने हो, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, वो होगा x1 प्लस का x2 प्लस का x3/3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही y1 प्लस का y2 प्लस का y3/3, ये हमारे पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हुआ करेंगे। मैंने इसके अंदर आपको एक लॉजिक बता दिया है कि अगर सेंट्रोइड आपको दे रखा हो और तीसरा वर्टेक्स निकालना हो, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे। वो लॉजिक मैंने बता दिया। सेंट्रोइड के बारे में पहले मैं चर्चा आपके सामने कर चुका हूं। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे पास सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र, परियां जहां पर रहती है, परिकेंद्र है। परियां जहां पे रहेगी, परिकेंद्र होगा। क्या होता है परिकेंद्र? परिकेंद्र होता है हमारे पास कि एक
कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्किल का जो सेंटर होता है, मतलब किसी भी ट्राइंगल को सरकावे अगर करने वाला जो सर्किल होता है, उस सर्किल का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सरकम सेंटर बोल देते हैं, सरकमस्क्राइबिंग। ये जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी सर्किल है और ये सर्किल कोई ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है, तीनों शीर्षों से अगर गुजरता है, तो इस सर्किल का जो सेंटर होता है उस सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। परियां यहाँ पे रहती है। अच्छा, परिकेंद्र निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एल्टीट्यूड्स निकालने होते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है इस पॉइंट से हम सामने वाली साइड के ऊपर लंब डाल देते हैं। सॉरी, ये जो पॉइंट होता है वो होता है यहां से अगर हम इस साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करें, इस वाली ये जो रेखा है, इस रेखा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको दो भागों में बांटे और इसके लंबवत हो ऐसे, है ना, और उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर बोलते हैं। समझ गए? अगर हम इसको इससे मैच कर दें तो ये होती है हमारे पास सरकम रेडियस, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आप लोगों के लिए जो जानने वाली बात यह है कि अगर मैं सरकम सेंटर को ओ से डिनोट कर दूं, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, तो सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है। मतलब हम इसमें कंडीशन ये लगा सकते हैं, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर हम लगा सकते हैं ओ सी स्क्वायर लगाते हैं। सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है, इससे आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज होती है। एक, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल अगर कोई बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्किल यदि है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सरकम सेंटर होता है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई सरकम सर्किल है, इस वाले ट्राइंगल का ये सरकम सर्किल है, ठीक है जी, इस वाले ट्राइंगल का सरकम सर्किल है। ये जो ट्राइंगल है वो 90 डिग्री का है, तो इस 90 डिग्री के ट्राइंगल में ये है हमारे पास हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस है, कर्ण है, और इस कर्ण का जो मिड पॉइंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र इसको बोलते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। 90 डिग्री ट्राइंगल के सरकम सर्किल का सेंटर, हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है। ठीक है जी, तो ये वाली चीज आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसा दे रखा होता है हमें कई बार, जैसे दे रखा है एक पॉइंट हमें दे रखा है 0,5 दे रखा है, एक पॉइंट हमें दे रखा है 8,0 दे रखा है, और एक पॉइंट मान लो कि आपको दे रखा है 8,5 दे रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सरकम सेंटर क्या रहेगा, ये तीन पॉइंटों से बनने वाले ट्राइंगल का सरकम सर्किल क्या रहेगा, तो आप इन तीनों पॉइंटों को जब प्लॉट करेंगे तो ये 90 डिग्री का ट्राइंगल बन जाएगा। ये वाला पॉइंट है 0,5, तो 0,5 यहाँ पर, 8,0 यहाँ पर एंड 8,5 यहाँ पर, इन तीनों को मिलाने से ऐसा ट्राइंगल बनेगा। और ऐसा ट्राइंगल अगर बनेगा तो ऐसा सर्किल बनेगा। इस सर्किल का जो सेंटर है उसी को हम क्या कह देंगे, सरकम सर्किल कह दे, सरकम सेंटर कह देंगे। ये हाइपोटेनियस इसमें से कौन सा है, ये हाइपोटेनियस, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0,5 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास 8,0 है। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो आएगा 4,5/2 आ जाएगा। ये हमारे पास सरकम सेंटर हो जाएगा। अरे बोलो तो सही, समझ में आ गई क्या? हाँ, यहां तक की बात समझ में आ गई। सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए स्पेशल केस है, ध्यान रखना है इसका। आगे अगर हम बात करेंगे तो वो आता है हमारे पास इन सेंटर आता है, इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र। कोई भी ट्राइंगल के अंदर उसकी तीनों साइड्स को टच करने वाला जो सर्किल है उसको बोलते हैं इन सर्किल, और इन सर्किल का जो सेंटर है उसी को क्या बोला जाता है, इन सेंटर बोला जाता है। जैसे मान लो कि इस टाइप का हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर कोई सर्किल हमारे पास ऐसा है जो इसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है, तो इस सर्किल को इन सर्किल बोला जाता है। ये इन सर्किल है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास x1, y1। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास x2, y2, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है हमारे पास x3, y3 है। ए के सामने जो साइड है वो स्मॉल ए है, यहां से यहां तक। बी के सामने जो साइड है वो हमारे पास स्मॉल बी है, और सी के सामने जो साइड है वो है हमारे पास स्मॉल सी है। ठीक है जी। अगर आपको निकालना हो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हो, आई निकालना हो, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट रहेंगे हमारे पास ax1 प्लस का bx2 और प्लस होगा हमारे पास cx3 और अपॉन आएगा a प्लस का b प्लस का c आ जाएगा। सेम हमारे पास आ जाएगा ay1 प्लस का by2 और प्लस आएगा हमारे पास cy3 और अपॉन हमारे पास आ जाएगा a प्लस का b प्लस का c आ जाएगा।
आ गई क्या बात समझ में, है ना। ये इन सेंटर होता है, इसके अंदर हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ती है, तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता रहनी चाहिए, तब हम इन सेंटर आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा एक और चीज इसमें सुनना, जैसे अगर इसके ये जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर रेशनल नंबर है, ये जो हम आपको पढ़ाएंगे 3 या 4 सेंटर पढ़ाएंगे, और 4 सेंटर के अंदर से केवल एक ही सेंटर ऐसा है जो इरेशनल हो सकता है, जबकि उसके वर्टेक्स रेशनल हो। तो ये आप हाईलाइट कर देना, इसका जो क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टार बना के लिख लेना। वर्टेक्स वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट अगर रेशनल हो, रेशनल होने पर ओनली इन सेंटर इरेशनल हो सकता है, ओनली इन सेंटर इरेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। ठीक है ना, ये वाली लाइन लिख लेना, क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। चलो मैं आपको देखो कैलकुलेट करके बता देता हूं कि कैसे कैसे हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये सर्किल है, मान लो कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,2 है, ये वाला पॉइंट है 3,-2 है, ये हमारे पास 0,3 है। ऐसा ऐसा हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, हमें निकालना है इसके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें डिस्टेंस का पता रहना जरूरी है। अगर आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आएगा हमारे पास 3 - 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आप अगर ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस का 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2। यहां से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, मतलब स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। समझ गए। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप इस वाली डिस्टेंस को इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट 34 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट 34, इस डिस्टेंस को इधर मल्टीप्लाई करोगे 0, और इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 बटे a प्लस बी प्लस सी। आप इन सब का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे, अंडर रूट 20 प्लस आएगा अंडर रूट 2 और आएगा अंडर रूट 34। आ गई क्या बात समझ में। केवल डिस्टेंस निकालकर मल्टीप्लाई करना होता है। अरे क्लियर हो गया। हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिस करवा देंगे। तो ये है हमारे पास इन सेंटर, इस तरीके से निकाला जाता है। एक हमारे पास आता है ऑर्थो सेंटर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालें, ये जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, एल्टीट्यूड का मतलब है सामने वाली साइड पर वर्टेक्स से लंब डालना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ करना, उसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड है। इस वाले पॉइंट से हमने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल डाल दिया, जिसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड कहेंगे। और इन एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। और इस ऑर्थो सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ऑर्थो सेंटर रहेगा, ओ रहेगा। बात आपको समझ में आ गई। ठीक है क्या। हाँ जी, ऑर्थो सेंटर होगा। अच्छा, इस ऑर्थो सेंटर के अंदर कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें पूरी चीजें दे रखी हो तो देखो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, एक चीज समझना। जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट आपको दे रखा है 2, -3 है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 2, -2,3 है, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 4,5 है। ठीक है जी, हमें निकालना है ऑर्थो सेंटर, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, है ना। और वो कैसे निकालते हैं ऑर्थो सेंटर समझना। पहले तो आप इसके अंदर से क्या करोगे, ये एल्टीट्यूड आपको निकालने पड़ेंगे। एल्टीट्यूड एडी निकालना पड़ेगा और एक आपको बी निकालना पड़ेगा। अगर आपको एल्टीट्यूड एडी निकालना है तो इसकी इक्वेशन निकालोगे आप, ठीक है, और एक आप इक्वेशन निकालोगे बी की। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए इसका स्लोप होना जरूरी है, तो आप बीसी का स्लोप निकाल लो। अगर आप बीसी का स्लोप निकालते हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/6। 2/6 का मतलब 1/3। ये तो आया स्लोप ऑफ बीसी आ गया, बीसी का स्लोप। हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, उल्टा करके माइनस कर दो तो इसका स्लोप पता चल गया। हम इस एडी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एडी की इक्वेशन कैसे निकालोगे, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, किसकी, एडी की इक्वेशन आ गई है। सेम इसी तरीके से आप स्लोप ऑफ ऐसे निकाल लो। इस लाइन का मैं स्लोप निकालू तो y2 माइनस y1
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो स्लोप कितना आ जाएगा 4। ये है स्लोप किसका, AC का। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है BE का, जो कि इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उल्टा करके माइनस कर दूंगा, इसका स्लोप आ जाएगा -4। तो क्या हम BE की इक्वेशन निकाल सकते हैं? BE की इक्वेशन अगर निकालेंगे तो आ जाएगा y माइनस y1 बराबर m का वैल्यू माइनस का 1/4 है, इंटू x माइनस x1 करेंगे तो x प्लस का 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 4 3 जा 12 माइनस का x माइनस का 2 आ जाएगा। इधर ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस का 2y और माइनस का 10 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। ऐसे हम दो इक्वेशन निकालते हैं, एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालते हैं, और एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालकर दोनों को सोल्व यदि हम करते हैं, दोनों को सोल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, वो होता है ऑर्थो सेंटर। वैसे तो लंबा प्रोसीजर इसका, लेकिन मेन एग्जाम में क्या होता है कि अधिकतर केस में आपके पास आता है जी राइट एंगल ट्राइंगल आता है, राइट एंगल ट्राइंगल आता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है ना, 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के ट्राइंगल में ये जो वर्टेक्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। कोई भी 90 डिग्री का ट्राइंगल अगर कहीं पर बन रहा हो, तो उसमें जहां पे 90 डिग्री बनता है, उसी को क्या बोल देते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। एक और चीज मैंने कही थी आपको कि हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है, ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सरकम सेंटर बोला जाता है, परिकेंद्र इसको बोला जाता है। आपको क्या है कि कई बार लाइंस देकर कंफ्यूज कर दिया जाएगा कि बताओ ऑर्थो सेंटर क्या है, कैसे कैसे। जैसे मान लो कि ये कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आपको ये दे रखा है 2x माइनस का 3y प्लस का 4 बराबर 0। एक लाइन आपको दे रखी है x माइनस का 3y प्लस 5 बराबर 0। एक लाइन आपको दे रखी है 3x प्लस का 2y माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। और आपसे ये बोला जाएगा बताओ ऑर्थो सेंटर क्या है। तो इस केस में आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी दो साइड आपस में 90 डिग्री पर है, और ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑर्थो सेंटर देखो 90 डिग्री पर कौन सी साइड है, 90 डिग्री पर ये वाली साइड का स्लोप निकालोगे तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 2/3 आएगा। अगर आप इस वाली लाइन का स्लोप निकालोगे तो माइनस का 3/2 आएगा। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, -1। मतलब यहां पर 90 डिग्री बनता है और 90 डिग्री बनता है, तो इन दोनों लाइनों को सोल्व कर लो। मैंने 90 डिग्री पर लाइन अगर निकालनी है, लंबवत रेखा निकालनी है, उसका लॉजिक भी बता रखा है कि आपको इसको इधर ट्रांसफर करना है, इसको इधर ट्रांसफर करना है, बीच का साइन आपको चेंज करना है, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर लाइंस आ जाएगी। बोलो भाई। गुरुजी, एक विद्यार्थी ऐसा क्यों महसूस करता है कि जैसे जैसे पेपर पास में आता है तो उसे लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये तुम्हें नहीं, ये हर बच्चे को लगता है ना। चाहे कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो, चाहे आईआईटी की कोचिंग के अंदर जो बच्चा पढ़ता है वो हर बार टॉप रैंक कराता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि यार कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन जिस बच्चे की प्रैक्टिस बेहतरीन होती है, प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस करके जो बच्चा पेपर में बैठता है, जैसे ही उस बच्चे के सामने क्वेश्चन आता है तो अपने आप ही दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। मेरे को यहां पर आने से पहले नहीं पता होता है कि ऑर्थो सेंटर मुझे पढ़ाना है, लेकिन जैसे ही पता चलता है, एक सीक्वेंस वाइज चीजों को हम डील करने लग गए हैं। इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि भाई ट्राइंगल में 4 सेंटर पढ़ाने होते हैं, है ना, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, है ना। तो फिर उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं वो अपने आप ही यहाँ पे खड़े होने के बाद में आ जाती है। तो ऐसे ही अगर आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो अपने आप ही आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी। ठीक है ना। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। जितना मतलब अपने आप को खुश रखोगे कि मैंने सीखा, जब सबके साथ ही होता है तो तुम्हारे साथ भी होगा, है ना। लेकिन अपने आप को डराओ मत, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखो, है ना। सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। चलो जी, इसके अंदर कुछ एक लॉजिक है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है अल्फा कोमा बीटा लिखा हुआ है, बीटा कोमा अल्फा लिखा हुआ है, और एक वर्टेक्स आपके पास अल्फा कोमा अल्फा लिखा हुआ है, अगर ये तीनों ट्राइंगल के वर्टेक्स अगर हैं, वर्टिसेस हैं, तो ऐसे केस में यदि आपको निकालना हो ऑर्थो सेंटर निकालना हो, अगर आपको इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है तो वो रहेगा अल्फा कोमा अल्फा रहेगा। जैसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, एक तो है आपके पास 4,5 है, एक आपके पास 5,-3 है, एक आपके पास 4,-3 आ गया। ऐसा ऐसा हमारे पास आ गया। ठीक है, एक मिनट। अगर ऐसा आपके पास आ गया 4,5 आ गया,
और यहां से 5,4 आ गया और 4,4 आ गया, ऐसा हमारे पास आ गया। तो ऐसे केस के अंदर देखो ये वाला लॉजिक इसके अंदर हमारा चल जाता है। और ऐसे केस में यदि आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है तो ऑर्थो सेंटर कितना हो जाता है 4,4। अगर एक इसके अंदर लॉजिक हमारा और अप्लाई होता है, और ये लॉजिक है कि अगर आपको तीन जो वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के, जो तीन वर्टेक्स हैं वो अगर ऐसे दे रखे हो, पहला जो वर्टेक्स है ट्राइंगल का ये वाला, ये तो आपको दे रखा है अल्फा और 1/अल्फा दे रखा है। दूसरा वाला जो वर्टेक्स है वो दे रखा है बीटा और 1/बीटा है। तीसरा आपको दे रखा है गामा और 1/गामा दे रखा है। तो ऐसे केस में यदि आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है तो वो होगा माइनस का 1/अल्फा बीटा गामा और होगा माइनस का अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर के केस में ये वाली चीज हमारी अप्लाई होती है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। ये जो मैंने चार चीजें आपको बताई है ना, ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई है वो उनके अंदर यदि हमें रिलेशन निकालना हो तो रिलेशन ऐसा होता है, जैसे कोई भी ट्राइंगल के जो जियोमेट्रिकल पॉइंट्स हैं उसके अंदर ओ एन जी सी, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। कोई भी ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर ले लो, सेंट्रोइड ले लो, सरकम सेंटर ले लो, ये सारे के सारे कोलिनियर होते हैं। सबसे पहली बात कि ये सारे सेंटर कोई भी ट्राइंगल के अंदर कोलिनियर होते हैं। ठीक है जी, संरेख होते हैं। अगर ये संरेख है, ओ का मतलब ऑर्थो सेंटर है, एन का मतलब 9 पॉइंट सेंटर जो आपको नहीं पढ़ना है, जी का मतलब सेंट्रोइड केंद्रक है, सी का मतलब है सरकम सेंटर। इन सब के बीच में डिस्टेंस बराबर होती है, ये 1 डिस्टेंस होती है, ये 1 डिस्टेंस होती है, ये 1 डिस्टेंस होती है। तो अगर मैं बोलूं आपको कि सेंट्रोइड जो है वो पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो 3:2:1 के अंदर डिवाइड करता है। तो यदि हमें निकालना हो इन तीनों में रिलेशन तो हम ऐसा लिखेंगे 3 इंटू सेंट्रोइड बराबर 2 इंटू सरकम सेंटर, 2 इंटू सरकम सेंटर और प्लस होगा हमारे पास ऑर्थो सेंटर। आप इस तरीके से जो मीन मोड मीडियन में रिलेशन आता है ना, उस तरीके से इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रख लो। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो दे दिए जाए, ये रेशियो ध्यान रख लो, और रेशियो ध्यान रखोगे तो आपके पास एक जो बचा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखोगे, ये कोलिनियर होते हैं। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो मैं आपको लिखा दूं, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें सारे सेंटर कोइंसिडेंट होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी सेंटर कोइंसिडेंट होते हैं। ठीक है जी, कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती होते हैं। जैसे मान लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको बोल दिया बताओ भाई इसके ऑर्थो सेंटर बताओ, या फिर आपको बोल दिया इन सेंटर बताओ, सरकम सेंटर बताओ, सेंट्रोइड बताओ, तो उसके अंदर से सबसे सिंपल जो चीज है वो है सेंट्रोइड निकालना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड्स की लेंथ का निकालते ही पता चल जाता है, उसके अंदर सारे जो सेंटर होते हैं वो कोइंसिडेंट होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी सेंटर कोइंसिडेंट होते हैं। तो ये है हमारे पास जियोमेट्रिकल पॉइंट्स जिनको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है आपको। एक बार देख लेता हूं कहीं प्रीवियस ईयर में कहीं क्वेश्चन है इसका, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब क्वेश्चन में लेकर नहीं आया हूं उसका, हालांकि क्वेश्चन तो इसका आता ही है, इंपॉर्टेंट है। इन सेंटर का क्वेश्चन पेपर में पहले आ रखा है। चलो जी, आगे आप लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के वर्टेक्स हमें दे रखे हैं x1, y1 है, दूसरा आपको दे रखा है x2, y2 है, तीसरा यदि हमें दे रखा है x3, y3 दे रखा है। ये ट्राइंगल यदि हमें दे रखा है और इस ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है, तो एक तो भाई 10th क्लास में आपने पढ़ा था फॉर्मूला, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, और हम पहला कोऑर्डिनेट x1, y1 1 लिख देंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे x2, y2 1, फिर हम लिखेंगे x3, y3 एंड 1 लिखेंगे। ये तो होगा हमारे पास ट्राइंगल का एरिया का एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको दूसरा मेथड इसके अंदर यूज करना है और वो होता है हमारा स्टेयर्स मेथड होता है। स्टेयर्स मेथड सीडी वाला मेथड, और ये स्टेयर वाला जो मेथड है वो ज्यादा बेनिफिट होता है इससे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने में कई बार दिक्कत होती है ना। स्टेयर मेथड में दिक्कत नहीं होती है। स्टेयर मेथड में एरिया अगर आपको निकालना हो 1/2, पहला कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख देंगे x1, y1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे x2, y2 लिखेंगे, फिर x3, y3 लिखेंगे, और फिर हमारे पास x1 एंड y1 आ जाएगा। ये हमारे पास होगा स्टेयर्स मेथड से एरिया कैलकुलेट करना। स्टेयर्स मेथड से एरिया कैलकुलेट कर लेना। ठीक है,
तो अगर हम इसमें कैलकुलेशन करना चाहें, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये तो प्लस में लिखे जाएंगे। जब आप नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो वो लिखा जाएगा हमारे पास माइनस में। एक एग्जांपल लेता हूं, लेकिन उससे पहले ये तो ट्राइंगल का एरिया है, यहां से हम एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई भी चतुर्भुज है हमारे पास तो उसका एरिया भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, और उसका जो एरिया है वो इस तरीके से निकालेंगे स्टेयर से 1/2 क्वाड्रिलेटरल का पहला कोऑर्डिनेट लिख देंगे, फिर दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर चौथे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले को रिपीट कर देंगे, x1 एंड y1 को रिपीट कर देंगे। ये होगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रहेगा। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये रहेगा। क्लियर हो गई? तो इससे क्या है कि इस वाले से क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं आता है, इससे हमारे पास दोनों चीजें आ जाती है, ट्राइंगल का एरिया भी आ जाता है और क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी आ जाता है। जैसे मान लो कि ऐसा हमारे को दे रखा हो, ये ट्राइंगल है कोई, और इस ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं 2, -3, 4, -1 एंड -2, 0 दे रखा है। ये ट्राइंगल है और हमसे पूछ लिया जाए कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम स्टेयर बनाएंगे, और स्टेयर ऐसे बनेगी 1/2, पहला कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे 2 और -3, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट लिखेंगे 4 और -1, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट लिखेंगे -2 और 0, फिर पहले को हम रिपीट कर देंगे। ये लो जी, पहले को रिपीट कर दिया। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा हमारे पास 1/2, एरिया हमेशा प्लस में होता है, ध्यान रखना। ये इधर मल्टीप्लाई होगा -2, ये इधर होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6, तो आएगा -2 प्लस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -12 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां से तो 4 आ जाएगा, 1/2, यहां से तो आ जाएगा 4 आपके पास, यहां से -10 प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, और 2 का डिवाइड करोगे तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये होगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। आगे बात समझ में? स्टेयर बहुत सिंपल है। अच्छा, कई बार क्या है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उस केस में ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। ये तो खैर नॉर्मल कॉमन सेंस की सी बात है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उस केस में ट्राइंगल का एरिया 0। इसमें कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीज भी देख लो। अगर हमारे पास ऐसा कोई ट्राइंगल बना दिया जाए, ऐसा कोई ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, और इनके साइड्स के मिड पॉइंट है DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ABC। तो ऐसे केस में मिड पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है, मिड पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल का सेंट्रोइड तो हमेशा कोइंसिडेंट होता है, बराबर होता है, एक ही जगह होता है। लेकिन अगर आपको एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर आपको निकालना हो तो वो होगा हमारे पास 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF रहेगा। मतलब छोटू वाला जो ट्राइंगल है ना, उस ट्राइंगल के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके हमारे पास मोटे वाला ट्राइंगल आएगा। ये छोटा वाला ट्राइंगल मिड पॉइंट की हेल्प से बनना चाहिए, मिड पॉइंट की हेल्प से बनना चाहिए, तब की बात है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी थी। मैंने बहुत सारे सेंटर बता दिए आपको, एरिया मैंने आपको बता दिया है, और एरिया अगर 0 हो तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, स्टेयर मेथड बता दिया है, और एरिया में ये जो लॉजिक आता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो हमारा ये जो पॉइंट वाला जो सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन में आता है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, तो पॉइंट वाला जो सेगमेंट है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। अब जो हम दूसरी शुरुआत करेंगे और वो करेंगे स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। रेखा के समीकरण की बात करेंगे, इसमें अलग अलग टाइप से लाइंस की इक्वेशन होती है, और उन इक्वेशंस को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उनके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। पहले तो इस स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि लाइन का स्लोप क्या होता है, रेखा का ढाल क्या होता है। कोई भी रेखा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जितना एंगल बनाती है, उस एंगल की टेंजेंट को ही हम बोलते हैं स्लोप। जैसे मान लो कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और कोई एक लाइन है ऐसी जो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है, तो यदि हम m बराबर टेन थीटा कैलकुलेट कर लें, m बराबर टेन थीटा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्लोप बोल देते हैं। m इक्वल टू होगा टेन थीटा। मतलब कोई भी रेखा x एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जितना एंगल बनाती है, उस एंगल को आप टेन के साथ में ले लो,
तो टेन के साथ में या स्पर्शज्या हम जिसको बोल देते हैं, स्पर्शज्या कैलकुलेट कर लो, तो वही क्या होता है हमारे पास स्लोप होता है। ठीक है जी। अब ये एंगल कितना भी बन सकता है, लेकिन कहां से एंगल दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। स्लोप हमारा पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, अलग अलग कंडीशन में हो सकता है। जैसे मान लो कि एक ही डायग्राम में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि ये हमारे पास कोई लाइन है, ये वाली लाइन है। आप देखना इसका जो एंगल बन रहा है, ये जो थीटा बन रहा है, वो किस किस के बीच में, 0 से 90 के बीच में है। 0 से 90 के बीच में है, तो इस केस में m इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ऐसी हमारे पास कोई लाइन है जो x एक्सिस के साथ में 90 से बड़ा एंगल बना रही है, तो उस लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगा और वो आएगा m लेस देन 0 आ जाएगा। अगर कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, उस केस में x एक्सिस के पैरेलल लाइन कितना एंगल बनाती है, 0, और एंगल अगर 0 बनाएगी तो उस केस में स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ऐसी हमारे पास कोई लाइन है जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो थीटा बराबर क्या रहेगा, 90, और थीटा बराबर 90 पुट करोगे तो टेन 90 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस केस में m बराबर कितना आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। अगर कोई भी लाइन दोनों एक्सों के साथ में बराबर एंगल बनाती है, जैसे मान लो ऐसी वाली कोई रेखा है, ऐसी कोई रेखा है जो 45 बनाती है, उस केस में स्लोप कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर मैं ऐसी कोई रेखा बनाऊं जो दोनों अक्षों के साथ में बराबर एंगल बनाती है, तो उस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1। तो कई बार आपको बोल दिया जाता है दोनों अक्षों से बराबर एंगल बनाने वाली लाइन का स्लोप कितना रहेगा, तो वो रहेगा हमारे पास +-1 रहेगा। ठीक है। और बेसिक केस में अगर कोई रेखा न्यून कोण बनाती है, न्यून कोण बनाती है, उस केस में स्लोप पॉजिटिव होगा। अधिक कोण बनाती है तो नेगेटिव रहेगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप इन्फिनिटी रहेगा। जैसे मान लो कि कई बार आपको क्वेश्चन ये बोला जाता है कि एक रेखा वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का एंगल बनाती है, बताओ स्लोप क्या रहेगा। मतलब ऐसी कोई लाइन है वाई एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज, ये वाई एक्सिस है, इसके एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का एंगल बनाती है, बताओ इस लाइन का स्लोप कितना रहेगा। तो ऐसे केस में हमें ये वाला पूरा एंगल कैलकुलेट करना होता है कितना है। अगर ये एंगल हमारे पास 30 है, आप सोचो ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, 90 है, और ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा, 30, तो ये पूरा एंगल कितना रह गया, 120 रह गया। तो इस केस में हमें m बराबर क्या निकालना होता है, tan 120 निकालना होता है। tan 120 का मतलब होगा माइनस का कोण 30, और कोण 30 का वैल्यू कितना होता है, कोण 30 का वैल्यू होगा हमारे पास 1/√3 रहेगा, है ना। कोण 30 का वैल्यू tan 60 का उल्टा, सॉरी, माइनस का √3 रहेगा। बोलो भाई बात समझ में आ गई क्या, है ना। तो जो क्वेश्चन बोला जाए, जो क्वेश्चन जैसे जैसे हमें बोला जाए ना, वैसे वैसे हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात तो होती है हमारे पास स्लोप की। दूसरी जो हमारे पास बात होती है लाइन को समझने के लिए, वो होती है हमारे पास इंटरसेप्ट की बात होती है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड की। ये क्या चीज है, कोई भी रेखा किसी भी एक्स को ओरिजिन से जितने डिस्टेंस के ऊपर कट करती है, उसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। कोई भी लाइन किसी भी एक्सिस को ओरिजिन से मूल बिंदु से जितनी दूरी पर काटती है, उस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोला करते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा है हमारे पास, ये तो है हमारे पास ओरिजिन, और कोई जो लाइन है वो एक्सिस को इस तरीके से कट कर रही है। अगर ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के ऊपर टच कर रही है, कट कर रही है, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये होगा हमारे पास इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस रहेगा, ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट रहेगा, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, इसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ये होगा हमारे पास वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, है ना, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस के ऊपर कट किया गया इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है उसको हम बी से डिनोट करते हैं बेसिकली। अब अगर ये ए है, ये बी है, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा, वो होगा इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस रहेगा, और वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, √a² + b² कर सकते हो, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस, है ना, इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस रहेगा। ठीक है, अक्षों के बीच का अंतःखंड रहेगा। अब ये अक्षों के बीच में जो अंतःखंड है वो पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, कैसे भी हो सकते हैं। देखो मैं एक ही डायग्राम में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कौन सा इंटरसेप्ट प्लस का, कौन सा इंटरसेप्ट माइनस का। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन से काटती है तो उसका एक्स का इंटरसेप्ट प्लस का रहेगा, वाई को ऊपर से काटती है तो वाई का इंटरसेप्ट प्लस का रहेगा, एक्स एक्सिस को नेगेटिव से काटती है तो एक्स का इंटरसेप्ट माइनस का रहेगा। एक्स के इंटरसेप्ट को बेसिकली ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, वाई के इंटरसेप्ट
उसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर नीचे से काटती है तो इसमें वाई का इंटरसेप्ट नेगेटिव रहेगा। तो लाइनों की जो पोजीशन है वो ऐसे ऐसे लाइनों की पोजीशन बन सकती है भाई, ऐसे ऐसे लाइनों की पोजीशन बन सकती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव से काट रही है, वाई को पॉजिटिव से काट रही है, तो ऐसे केस में एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, वाई का इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पॉजिटिव से काट रही है तो एक्स का इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वाई को नीचे से काट रही है तो वाई का जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव रहेगा। अगर कोई लाइन ये वाली लाइन है जो एक्स को नेगेटिव से काट रही है तो एक्स का इंटरसेप्ट माइनस का, वाई को नीचे से काट रही है तो वाई का जो इंटरसेप्ट है नेगेटिव। आपको कई बार बोला जाता है कि कोई रेखा जो दोनों अक्षों पर नेगेटिव इंटरसेप्ट कट करती है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी, वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी। अगर एक्स एक्स को तो ऊपर से यहां से काट रहा है तो एक्स का जो इंटरसेप्ट है वो तो माइनस का, वाई को ऊपर से काट रही है तो वाई का जो इंटरसेप्ट है वो रहेगा प्लस का। कई बार आपके दिमाग में ऐसी चीजें आएगी कि क्या सर इंटरसेप्ट भी जीरो हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो अगर कोई लाइन ऐसी हो, कोई भी लाइन हमारे पास ऐसी हो, ये वाली लाइन हो ओरिजिन से पास होने वाली, तो इसके अंदर एक्स का इंटरसेप्ट भी जीरो होगा और वाई का जो इंटरसेप्ट है वो भी जीरो रहेगा। अगर कोई लाइन हमारे पास ऐसी हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो, तो उसके केस में एक्स एक्स का जो इंटरसेप्ट है वो तो जीरो रहेगा और बी का जो इंटरसेप्ट है वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई लाइन हमारे पास ऐसी है, ये वाला पॉइंट 0,0 है और कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्स का जो इंटरसेप्ट है पॉजिटिव से काट रही है एक्स एक्स को, तो एक्स का इंटरसेप्ट प्लस का और वाई का जो इंटरसेप्ट है इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? अरे बोल भी जाओ, है ना। इंटरसेप्ट की कहानी समझ में आ गई। ये आगे जाकर परेशान करता है, ध्यान रखना। आपको कई बार बोला जाता है एक्स एक्स का इंटरसेप्ट वाई का डबल है, कई बार आपको बोला जाता है दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट बराबर हैं, तो स्लोप कितना रहेगा, है ना, ऐसा बोला जाता है स्लोप कितना रहेगा। जब दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट बराबर रहते हैं, दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट बराबर रहते हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला जो एंगल बनता है वो तो 45 बनता है, लेकिन हमें स्लोप इससे निकालना होता है, तो इस केस में स्लोप -1 होता है। ठीक है, अगर कई बार आपको बोला जाता है दोनों इंटरसेप्ट सेम साइन के हैं, अगर दोनों इंटरसेप्ट सेम साइन के परिमाण में बराबर, चिन्ह में बराबर, तो देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना, और मैग्नीट्यूड में बराबर है। ध्यान रखना, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है तो उसका स्लोप या तो +1 रहेगा या -1 रहेगा। वो डिपेंड करता है कि वो लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन है तो स्लोप क्या हो जाएगा, -1। थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन है तो स्लोप -1, इस वाले का स्लोप +1, इस वाले का स्लोप +1। कब? जब इंटरसेप्ट बराबर लेंथ के हो, तब की बात है, स्लोप +1 या -1 होता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इंटरसेप्ट की बात क्लियर कर दी है कि अंतःखंड क्या होता है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की लाइंस की। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन आती है और वो आती है हमारे पास जनरल फॉर्म की लाइन की इक्वेशन आ जाती है, जनरल फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन। और जनरल क्या हो गया, स्लोप वाला रिपीट कर दो। अरे कितनी आसान सी बात है भाई, स्लोप वाले में है, स्लोप वाले में एंगल दिया हुआ होता है, एंगल देकर tan थीटा निकालना होता है, बड़ी आसान सी बात है? हाँ जी भाई, जनरल फॉर्म में लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो ये होती है ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। ये जनरल फॉर्म की लाइन है। कभी भी कोई भी कर्व के अंदर अगर कांस्टेंट 0 के बराबर हो, हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट अगर नहीं है उसमें तो वो कर्व हमेशा ओरिजिन से पास होगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। अगर इस वाली लाइन की इक्वेशन के अंदर भी आपके पास ऐसे ऐसे कंडीशन हो सकती है, अगर a बराबर आपके पास 0 आ जाए, मतलब x का कोफिशिएंट आपके पास 0 हो, तो ऐसे केस के अंदर लाइन जो रहेगी वो हमारे पास पैरेलल होगी x एक्सिस के। इस केस में लाइन x एक्सिस के पैरेलल रहेगी। दूसरा, अगर इसमें y का कोफिशिएंट अगर 0 के बराबर हो, तो इस केस के अंदर लाइन जो रहेगी वो पैरेलल रहेगी, y एक्सिस के पैरेलल रहेगी। अगर तीसरी बात, अगर इस लाइन के अंदर c बराबर अगर 0 हो, तो इस केस के अंदर लाइन पासेज थ्रू ओरिजिन, ठीक है, उस केस के अंदर रेखा जो है वो हमारे पास 0,0 से होकर गुजर जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? कोई रेखा x अक्ष के समांतर, कोई रेखा y अक्ष के समांतर, कोई रेखा मूल बिंदु से होकर गुजर जाए, उसके लिए ये कंडीशंस होती है। आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसे दे दिए जाते हैं इसके रिगार्डिंग, ऐसा 2 लैम्डा
प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4 लेमडा प्लस का 1 इंटू वाई और माइनस का आपको दे रखा है 2 लेमडा माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, आपको अलग अलग कंडीशन के अंदर बोला जाता है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओरिजिन से पास हो रही है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में लेमडा का वैल्यू बताओ। अगर आपको बोल दिया जाए कि लाइन इज पैरेलल विद एक्स एक्सिस, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में ए बराबर कितना रहेगा 0, मतलब 2 लेमडा प्लस का 3 बराबर आएगा 0, यहां से लेमडा बराबर आएगा माइनस का 3/2 आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं आपको बोल दूं कि इस केस में लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में y का कोफिशिएंट 0 करोगे आप, y का कोफिशिएंट 0 करोगे तो 4 लेमडा प्लस 1 बराबर 0, तो लेमडा बराबर माइनस का 1/4। ओरिजिन से लाइन पास हो रही है तो उस केस के अंदर 2 लेमडा माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन सेंटर एक्सिस क्या है, अरे सेंटर पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। हाँ जी, तो ये वाली चीज ध्यान रखना, जनरल फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। दूसरी जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि इस टाइप की जो लाइन है उसके अंदर एक तो आपको लाइन का स्लोप दे रखा होगा, है ना, एक तो आपको लाइन का स्लोप दे रखा होगा और एक आपको हाँ जी भाई, एक तो आपको लाइन का स्लोप दे रखा होगा और एक आपको इंटरसेप्ट दे रखा होगा, है ना। ये दो चीजें दे रखी होती है, जब स्लोप दे रखा हो और इंटरसेप्ट हमें दे रखा हो वाई एक्सिस का, उस केस में लाइन की इक्वेशन हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालते हैं। और वो इस तरीके से होता है, जैसे इस टाइप की हमारे पास कोई लाइन है, ये वाली लाइन है ना, इस लाइन का हमें स्लोप दे रखा हो, इस लाइन का स्लोप है हमारे पास m और इसका आपको वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा है। वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो कितना है हमारे पास, c है, यहां से यहां तक, है ना। जब स्लोप और इंटरसेप्ट है तो उस केस में हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी करके निकालते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी करके लाइन निकालते हैं, जहां पर m जो है वो तो हमारे पास होगा लाइन का स्लोप और c जो होगा स्पेशल केस में होता है यहां पर y बराबर एम एक्स प्लस सी की जब लाइन होती है ना तो c जो होगा वो हमेशा y एक्सिस का इंटरसेप्ट रहेगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस रहेगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा हो, स्लोप दे रखा हो, तो ही हम इस फॉर्मेट से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। एक्स एक्सिस का दे रखा है तो बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। तीसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास 1 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है, लाइन का स्लोप दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, तो लाइन की इक्वेशन ऐसे आएगी। एक तो जैसे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपके पास x1 y1, एक आपको लाइन का स्लोप दे रखा है और वो स्लोप कितना है m है, एंगल दे रखा है या कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, डायरेक्ट स्लोप दे रखा है, तो लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है। कैसे निकालें, आपको अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। जब आपको लाइन का स्लोप दे रखा हो और एक पॉइंट दे रखा हो x1 y1, तो लाइन की इक्वेशन हम ऐसे निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे आसान सा सवाल दे दिया, एक जो लाइन है वो 2, -3 से पास होती है और वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में 150 डिग्री का एंगल बनाती है। एक लाइन 2, -3 से होकर जाती है और एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल क्रिएट करती है वो 150 डिग्री का है। ठीक है क्या, बताओ। तो ऐसे केस में लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, आपके पास देखो पॉइंट दे रखा है, स्लोप आप निकाल सकते हो, m बराबर कितना आ जाएगा, tan 150 आ जाएगा। tan 150 का मतलब कितना आ जाएगा, 90 + 60 आ जाएगा, ठीक है। 90 + 60 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होगा माइनस का कोट 60, और कोट 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/√3 आ जाएगा। सही है, कोट 60 का वैल्यू माइनस का 1/√3। तो आपको पॉइंट दे रखा है, स्लोप आपके पास है, लाइन की इक्वेशन निकाल लो। लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 बराबर m का वैल्यू होगा माइनस का 1/√3 इंटू x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3y प्लस का होगा 3y, सॉरी
3√3 बराबर होगा माइनस का x प्लस का 2 आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आगे की बात समझ में? एक पॉइंट दे रखा हो और स्लोप दे रखा हो तो इस तरीके से। कई बार बच्चे इस वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको इंटरसेप्ट दे दिया जाए, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट दे दिया जाए, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस दे दिया जाए और स्लोप दे दिया जाए, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि ये वाला फॉर्मूला। सुनना ध्यान से, देखो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको दे रखा है लाइन का स्लोप दे रखा है, स्लोप बराबर दे रखा है माइनस का 2/3 दे रखा है, और अगर आपको दे दिया जाए इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस बराबर आपको दे रखा है 4/5, ठीक है जी। आपको वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा है और स्लोप दे रखा है, तो उस केस में लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? उस केस में लाइन की इक्वेशन y, मैंने फॉर्मूला भी लिखा है आपको, y बराबर mx प्लस c। ये कब लगेगा? जब आपको इंटरसेप्ट दे रखा हो वाई एक्सिस का और स्लोप दे रखा हो, है ना। उस केस में हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो y बराबर होगा m का वैल्यू कितना है? माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 इंटू एक्स, एंड c का वैल्यू कितना है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है? 4/5 है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया जाए कि एक लाइन है और उस लाइन का जो स्लोप है वो दे दिया जाए हमें माइनस का 2/3, तो स्लोप है। और अगर क्वेश्चन आपको बोल दिया जाए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट आपको दे दिया जाए, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट मान लो सेम ही है 4/5, तो क्वेश्चन दो अलग अलग टाइप से हो चुका है ना। अगर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो अलग टाइप से होगा, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो अलग तरीके से। वाई एक्सिस वाले में तो y बराबर mx प्लस c से कर लेंगे, लेकिन इससे नहीं कर पाएंगे। इस केस में आपको देखो इंटरसेप्ट दे रखा है और आपको स्लोप दे रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा है, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है? 4/5 है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट हमें पता चल जाएगा 4/5,0, जो काम करेगा किसका? x1, y1 का। और जो हमें स्लोप दे रखा है वो काम किसका कर जाएगा? m का। तो इस केस में लाइन की इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म से निकलेगी, y माइनस y1 m x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू कितना है? 0, m का वैल्यू कितना है? माइनस का 2/3, x माइनस x1, x माइनस का 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर दें और सोल्व कर लेना, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आएगी। थोड़ा सा फर्क आ जाता है इसमें देखो, यहां तक का पार्ट सेम ही है, लेकिन 4/5 वहां पर होगा, 2/3 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर फर्क है, तो दोनों के अंदर फर्क बनाते हुए चलना आप, है ना। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। अगर आपको मात्र केवल 2 पॉइंट दे रखे हैं और इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, x1 y1 दे रखा है, x2 y2 अगर आपको दे रखा है, इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो होगा हमारे पास y माइनस y1 बराबर m का वैल्यू हम 2 पॉइंटों से ऐसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1, ठीक है जी। ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है। जब 2 पॉइंट हमें दे रखे हो तो लाइन की इक्वेशन ऐसे निकाली जा सकती है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है वो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एक पॉइंट आपको दे रखा है जैसे माइनस का 2,3 है, एक आपको दे रखा है 4,0 दे रखा है, और एक आपको दे रखा है -5, माइनस का 2 दे रखा है। आपको ए से गुजरने वाली माध्यिका की समीकरण आपको निकालनी है, मीडियन एडी की इक्वेशन आपको निकालनी है। ऐसा बोल दिया, अब बताओ क्या करोगे? मीडियन एडी की इक्वेशन क्या रहेगी, बता सकते हो? अरे बता भी दो। मीडियन की इक्वेशन अगर आपको निकालनी हो तो मीडियन की इक्वेशन कैसे निकालोगे? अगर आपको मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, मीडियन क्या होती है? सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से पास होती है। तो सामने वाली साइड ये है, इसका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2/2, तो मिड पॉइंट आ जाएगा माइनस का 1/2, और y1 प्लस y2/2 तो माइनस का 1 आ जाएगा। हमें डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, हमारे पास ए पॉइंट है। इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन निकाल लो। इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन होगी y माइनस, ऐसा आएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी।
तो आ जाएगा y माइनस का 3 बराबर, यहाँ पे सोल्व करोगे माइनस का 4, तो आ जाएगा हमारे पास कितना 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू एक्स प्लस का 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3y माइनस का 9 बराबर माइनस का 8x माइनस का 16, सोल्व कर लो, ये हमारे पास मीडियन की इक्वेशन आ जाती है। अरे स्लोप नहीं निकालेंगे भाई, इसमें इसमें क्यों स्लोप निकालेंगे, मीडियन है, मीडियन से कैसे निकालोगे? अगर आपको पूछा जाता ना कि एल्टीट्यूड निकालो तो स्लोप निकालने की जरूरत होती है, इसमें नहीं। जो वो अलग चीज है, ऑर्थो सेंटर वाली चीज अलग है। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए तो आपको इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर निकालनी पड़ती है, जबकि मीडियन जरूरी थोड़ी है कि परपेंडिकुलर होती है, मीडियन हर बार परपेंडिकुलर नहीं होती है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। कल हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन से, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और लाइन के रिगार्डिंग जितना पार्ट बच चुका है वो फिर कल की क्लास के अंदर फिनिश करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। फिर तो हमारी कुछ बड़ी क्लासेस जब आ जाएगी ना, फिर उसके बाद में टेंशन नहीं है, फिर आपको 1 या 2 घंटे की क्लास में, एक क्लास के अंदर ही मैं पूरा टॉपिक करवा दूंगा, है ना। मेनली जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है उसके ऊपर हम ज्यादा बात कर लेंगे, क्योंकि बाकी के जो छोटे मोटे टॉपिक हैं आपकी डिमांड रहेगी वो टॉपिक में पढ़ा दूंगा, आपको रिवाइज करवा दूंगा। और बाकी पूरा जो खेल बचेगा वो केवल प्रैक्टिस का है, क्योंकि अभी आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एयरफोर्स का भी एग्जाम दे रहे हैं, है ना, फॉर्म भरी दिया तो दे ही देते हैं, तो फिर वो बच्चे आपस में, है ना, होच पोच हो जाएंगे। तो उसको बचने के लिए हम दोनों चीजें साथ में लेके चलेंगे। अभी आपकी सेल्फ स्टडी, जो बच्चे पर्टिकुलर एनडीए की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे अभी सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा कर लें, ठीक है। जैसे ही इधर खत्म होगा काम एयरफोर्स वाले बच्चों का, उसके बाद में आपके लिए क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस, टाइमिंग जो है क्लासेस का वो बढ़ा दिया जाएगा। फिर सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवीजन का जो टाइम है वो भी बढ़ा दिया जाएगा फिर, ठीक है। हाँ हाँ, ग्राफ करा दूंगा मैं। ग्राफ एक मुझे ज्यादा बड़ी क्लास चाहिए, ग्राफ के लिए 2 घंटे की कम से कम क्लास चाहिए, तो जाके ग्राफ और ग्राफ की सारी चीजें मैं एक्सप्लेन आपको कर पाऊँ, ट्रांसफॉर्मेशन आपको ग्राफ का सिखा दूं, लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ वो भी क्या है कि पहले जब बच्चा एक बार सिलेबस कर लेता है ना, उसके बाद में उसको ग्राफ की इंपॉर्टेंस पता लगती है, तो अब आप ग्राफ की इज्जत करोगे पहले तो आप भी इज्जत नहीं करते। और फंक्शन वाला टॉपिक व लिमिट, जो इंपॉर्टेंट जो हाई वेटेज वाले है ना वो तो करवा देंगे, बाकी जिनका थोड़ा कम वेटेज है उनको आप खुद से कर लीजिए। जैसे कैलकुलस का जो पोर्शन है, इंटीग्रल कैलकुलस का, उसका मुझे लगता नहीं, थोड़ा कम वेटेज लगता है, तो आप करो, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, मुलाकात करेंगे। मेरी एयरफोर्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है 10 AM पे, लगातार 3 घंटे की क्लास है, तो फिर उस वाली क्लास के अंदर चलते हैं। मिलते हैं आपसे हमारे अगले सेशन में। क्लास कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट जरूर करना आज की क्लास पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।